Hello students, my name is Mohammad Haris, MBBS स्टूडेंट इन BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। तो आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड की। टोटल हम लोगों को 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं फर्स्ट यूनिट में। द लिविंग वर्ड पढ़ना है, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर पढ़ेंगे हम लोग प्लांट किंगडम, फिर पढ़ेंगे हम लोग एनिमल किंगडम्स के बारे में। तो आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे द लिविंग वर्ड से। तो हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड। देखिए, आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ने हैं क्लास 11th और क्लास 12th में टोटल आपको 10 यूनिट पढ़नी है और 10 यूनिट में से आपको 10 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो यूनिट की स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट के बारे में दिया होता है, तो थोड़ा बहुत उनके बारे में हमको जानकारी रखनी होती है। तो हमारे यूनिट में फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले दिया अर्नेस्ट मायर के बारे में। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो अर्नेस्ट मायर, इनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1904 को। कहाँ पर हुआ था? केम्प्टन में। केम्प्टन कहाँ पर है? जर्मनी में। तो जर्मनी के केम्प्टन में इनका 5 जुलाई 1904 को जन्म हुआ था। और डार्विन को और अर्नेस्ट मायर को कहा जाता है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इनको कहा जाता है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, ये आपको याद रखना है। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम किया, 1953 में ज्वाइन किया और 1975 में वो रिटायर हुए। उनको एक टाइटल दिया गया, उस टाइटल का नाम था अलेक्जेंडर। क्या टाइटल दिया गया उनको? अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमराइटस, ये आपको याद करना है। फिर तीसरी चीज़, उन्होंने अपने 80 साल के रिसर्च कैरियर में अलग अलग फील्ड में काम किया। तो उन फील्ड्स को हम एक निमोनिक के थ्रू याद रखेंगे। निमोनिक क्या होगा? होस्टेस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं एयर होस्टेस होती हैं, तो उनके बारे में हम एक निमोनिक के थ्रू हम पढ़ेंगे। तो एस से क्या हो जाएगा? हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। ओ से ऑर्निथोलॉजी। एस से सिस्टेमेटिक्स। टी से टैक्सोनॉमी। ई इवोल्यूशन। जू जियोग्राफी। जेड से जू जियोग्राफी। मतलब इन सारे फील्ड्स में अर्नेस्ट मायर ने अपने 80 साल के रिसर्च कैरियर में काम किया। हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, आप भी बोलेंगे मेरे साथ एक बार कि हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, सिस्टेमेटिक्स, टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन, जू जियोग्राफी। और जो करेंटली डिफिनेशन दी गई बायोलॉजिकल स्पेसीज की, तो जो करंटली एक्सेप्टेड डिफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पेसीज की, उसको भी अर्नेस्ट मायर नहीं दिया। तो बायोलॉजिकल स्पेसीज की ही पायोनियर तक करंटली एक्सेप्टेड डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज। उसके अलावा इनको 3 अलग अलग अवार्ड दिए गए। तो उनको हम एक निमोनिक के थ्रू BIC CBI जैसे होता है, वैसे ही एक निमोनिक के थ्रू हम BIC से याद करेंगे। तो कौन कौन सा? बी से बाल्जन प्राइज़, आई से इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी 1994 में दिया गया। बाल्जन प्राइज़ 1983 में, आपको ईयर के साथ याद होना चाहिए। बाल्जन प्राइज़ 1983 में दिया गया। इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी दिया गया 1994 में। एंड क्रेफूड प्राइज़ इनको दिया गया 1999 में। फिर 2004 में अर्नेस्ट मायर साहब की डेथ हो गई 100 साल की एज में। चलिए अब स्टार्टिंग करेंगे हम अपने। चलिए, बायोलॉजी को समझने से पहले हम पहले समझते हैं आखिर बायोलॉजी होता क्या है। देखिए, बायो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अगर हम लिविंग की स्टडी करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम बायोलॉजी। जैसे बायोलॉजी मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ लिविंग। या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम क्या लें कि बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। मतलब लाइफ फॉर्म्स की स्टडी, बायोलॉजी द स्टडी इज़ द साइंस ऑफ, मतलब लाइफ फॉर्म्स की साइंस, या फिर लिविंग प्रोसेस जो हमारे अंदर प्रोसेस हैं केमिकल रिएक्शन, उसकी स्टडी करते हैं, तो हम उसी को बोल देते हैं बायोलॉजी। और जो टर्म बायोलॉजी का सबसे पहले इस्तेमाल, टर्म बायोलॉजी सबसे पहले बायोलॉजी टर्म का इस्तेमाल किसने किया? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस नाम के साइंटिस्ट ने। तो लैमार्क LAMARC, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस इन 1802। अब देखिए, बायोलॉजी की 2 ब्रांचेज होती हैं, एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। देखिए, बॉटनी कौन सी ब्रांच होती है? अगर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उसको बोलते हैं बॉटनी। एंड जूलॉजी क्या होता है? जू मतलब एनिमल्स एंड लॉजी का मतलब स्टडी। अगर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं जूलॉजी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है, तो आप आंसर करेंगे एरिस्टोटल। अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है, तो आप आंसर करेंगे थियोफ्रेस्टस। अगर कोई इन जनरल पूछे कि फादर ऑफ साइंस किनको कहा जाता है, तो एरिस्टोटल। अगर कोई पूछे फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी,
तो आप आंसर करेंगे बॉहिन। तो ये कुछ जनरल टर्म है, आपको इनके बारे में जानना होगा। चलिए अब हम अपने चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो चैप्टर सबसे पहले हम एक क्वेश्चन अराइज करते हैं कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि मान ली हम एक एग्जांपल लें ये पेन का, अगर आपसे पूछे कि ये पेन क्या है तो आप क्या आंसर करेंगे? जाहिर सी बात है आप यही बोलेंगे कि पेन नॉन लिविंग है। अगर हम इस पेपर की बात पूछें ये पेपर क्या है, आप जाहिर सी बात है बोलेंगे नॉन लिविंग है। अगर हम आपसे पूछें कि आप क्या हैं तो आप बताएंगे हम लिविंग हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि आप किस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि पेन इज़ अ नॉन लिविंग एंड यू आर लिविंग? आप किस बेसिस पे ये बात बोल रहे हैं? तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो कुछ क्राइटेरिया कि आप सब लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके अंदर ग्रोथ होती है। सब बड़े होंगे, तो पहले आप सब छोटे थे फिर धीरे धीरे बड़े हो गए तो ग्रोथ हो गई। लेकिन आप जानते हैं कि नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ नहीं होती है। रिप्रोडक्शन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर रिप्रोडक्शन न होता तो आज दुनिया कायम न होती। फिर एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके चारों तरफ जो कुछ होता है आपको उसके बारे में पता होता है। आप मान लीजिए कोई स्टिमुलाई, अगर हम आपको इस तरफ पेन से चुभोते हैं तो आप क्या करेंगे? हाथ को पीछे खींच लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इन्वायरमेंट को या पेन को सेंस किया, फिर आपने उसका रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स क्या दिया आपने? हाथ को पीछे खींच लिया, ये आपका रिस्पॉन्स हो गया। तो एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स। मेटाबॉलिज्म होता है, केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर सारी होती हैं उन्हीं को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो इनके बारे में सारे के बारे में हम डिटेल में थोड़ा आगे इसी चैप्टर से पढ़ेंगे। और कुछ जैसे कि एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमरजेंस, बाकी टर्म के बारे में हम धीरे धीरे बायोलॉजी के अंदर पढ़ते रहेंगे। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं हम ग्रोथ के बारे में। आखिर ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? देखिए जितने भी लिविंग, और हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर ग्रोथ होगी। और ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ग्रोथ को डिफाइन करेंगे इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। मतलब ग्रोथ की दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक तो चाहे तो नंबर बढ़ जाना, दूसरी चीज़ चाहे तो मास का बढ़ जाना। मास का बढ़ जाना मतलब साइज़ का बढ़ जाना, नंबर का बढ़ जाना मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से नंबर बढ़ जाना। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की दो कैरेक्टरिस्टिक आप याद करेंगे, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। देखिए अगर हम इंक्रीज इन नंबर को समझने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कोई एक सेल थी, एक सेल डिवाइड करके 2 हो गई, 2 सेल 4 हो गई, 4 से 8, बहुत सारी इस तरह से सेल का फॉर्मेशन हो गया, तो सेल का नंबर बढ़ गया तो हम बोलेंगे कि ग्रोथ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, एक सेल थी पहले इतनी बड़ी थी, अब उसका बढ़ के साइज़ इतना बड़ा हो गया तो हम बोलेंगे उसको ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब चाहे तो नंबर का बढ़ना, ये हो गया हमारा इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर, और ये इंक्रीज इन साइज़। आप देख रहे हैं कि साइज़ पहले इतना छोटा था, अब धीरे धीरे बढ़ करके साइज़ बड़ा हो गया, तो इंक्रीज इन साइज़। देखिए चाहे प्लांट्स हो, देखिए अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो लाइफ टाइम तक होती है, पूरे लाइफ स्पैन में होती है। मतलब जब तक प्लांट्स जिंदा रहेगा तब तक उनके अंदर ग्रोथ होती रहेगी। तो लाइफ स्पैन एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ। मतलब बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक जो टाइम पीरियड होता है उसी टाइम पीरियड को बोलते हैं हम लोग लाइफ स्पैन। आप क्लास 12th में इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो लाइफ स्पैन का मतलब फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। और हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन 2-3 महीने होती है, कुछ की 2 साल होती है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी साल 25-25 साल होती है। तो प्लांट्स में हम बात कर रहे थे ग्रोथ की, तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो लाइफ स्पैन तक होती है। मतलब जब तक प्लांट जिंदा रहेगा तब तक उनके अंदर ग्रोथ होती रहेगी। इसलिए कहा जाता है इनडिटर्मिनेट, या फिर हम इसको बोलते हैं अनलिमिटेड। मतलब प्लांट्स के अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है।
वही हम एनिमल्स की बात कर लें, एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है अप टू अ सर्टेन एज, कुछ एज तक होती है, मतलब एक पर्टिकुलर एज के जाने के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग लिमिटेड आर डिटर्मिनेट। देखिए अगर हम चाहें तो सेल की काउंटिंग या सेल की ग्रोथ को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। कहाँ ऑब्जर्व करेंगे? इन विट्रो के अंदर। अब इन विट्रो का मतलब क्या होगा? इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी के बाहर होती है तो उसको बोलते हैं इन विट्रो, जैसे कि लेबोरेटरी के अंदर। इन विवो का मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं उनको बोलते हैं हम लोग इन विवो। तो इन विवो का मतलब इनसाइड द बॉडी एंड इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द बॉडी। जैसे कि लेबोरेटरी में, लैब में हम सेल का नंबर काउंट करके हम आसानी से ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए एक पेट्री डिश लिया हमने, पेट्री डिश का मतलब जो छोटी सी प्याली होती है, पेट्री डिश हो गया। पेट्री डिश लिए और पेट्री डिश में हमने कुछ बैक्टीरिया ले लिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लिया, उसको हमने माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर लिया और माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करने के बाद फिर हमने बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए बैक्टीरिया की हमने कुछ देर के लिए या कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए इसी तरह से पेट्री डिश को छोड़ दिया। फिर जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर जो नंबर होता है बैक्टीरिया का उसका बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं तो नंबर बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि नंबर का बढ़ना या फिर मास का बढ़ना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। तो नंबर बढ़ गया, पहले कम नंबर था, 5 बैक्टीरिया थे, अब बढ़ करके ज़्यादा नंबर हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग ग्रोथ। तो एनसीईआरटी कहने का मतलब ये है कि आप आसानी से लैब के अंदर ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स। देखिए चाहे प्रोकैरियोट्स हों, चाहे यूकैरियोट्स हों या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों, तो उनके अंदर ग्रोथ कैसे होती है? बाय द सेल डिवीज़न। सेल डिवाइड करती है, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से सेल का डिवीज़न होता है और सेल का नंबर बढ़ता रहता है। तो सेल का नंबर बढ़ गया तो हम बोलेंगे ग्रोथ हो गई। अब 2 तरह का सेल डिवीज़न होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। आप पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में चैप्टर 10 में। तो माइटोसिस क्या होता है इन जनरल आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए। माइटोसिस क्या होता है? अगर माइटोसिस में एक सेल एक बार डिवाइड करती है तो 2 नई सेल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन मियोसिस में क्या होता है? एक सेल अगर डिवाइड करती है तो 4 नई सेल का फॉर्मेशन होता है। तो अभी फिलहाल इतना समझिए, चैप्टर 10 में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल अगर डिवाइड की तो 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, और मियोसिस में क्या होता है? एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन करता है। तो जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ इसी माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू होती है, माइटोसिस के थ्रू होती है। चलिए अगर हम इंक्रीज़ इन मास को अगर हम क्राइटेरिया मानते हैं, इंक्रीज़ इन मास एज क्राइटेरिया, अगर हम इंक्रीज़ इन मास को हम ग्रोथ का क्राइटेरिया मानते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ नॉन लिविंग्स के अंदर भी ग्रोथ होती है। जैसे कि अगर हम माउंटेन्स की बात कर लें या फिर सैंड माउंट्स की बात कर लें या फिर हम बाउल्डर्स की बात कर लें। माउंटेन्स जो पहाड़ हो गए, सैंड माउंट्स जो रेत के टीले हो गए, बाउल्डर्स जो चट्टानें हो गई, तो इनमें भी ग्रोथ होती है। और ग्रोथ को ऑब्ज़र्व हम कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई पत्थर था, आपने पत्थर बहुत रोज़ पहले देखा था, फिर आपने अचानक से देखा उस रास्ते से आप 2, 4, 5 साल बाद गुजर रहे थे, आपने देखा उसका साइज़ बढ़ गया। तो साइज़ कैसे बढ़ गया? बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। आपने देखा होगा उसके ऊपर बहुत सारी धूल बैठ गई होंगी, तो उसकी वजह से इसका साइज़ बढ़ गया। और हम जानते हैं कि जब मास साइज़ बढ़ गया मतलब मास बढ़ गया इसका, जब मास बढ़ गया तो इसकी ग्रोथ हो गई। दूसरी चीज़, हम एक रेत के टीले की बात करते हैं, सैंड माउंट्स की बात करते हैं, या जैसा कि हम डेजर्ट्स में या रेगिस्तान में हम देखते हैं कि एक छोटा सा रेत का टीला होता है इतना बड़ा, फिर कुछ देर बाद क्या होता है? हवा चली तो दूसरी जगह से धूल उड़ करके आती है या बालू उड़ करके आते हैं, इस पर बैठ जाते हैं, इकट्ठा धीरे धीरे होते रहते हैं। इकट्ठा होते होते एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया, तो हम देखें कि मास इंक्रीज़ हो गया। और हम जानते हैं कि जब मास इंक्रीज़ करता है तो हम उसको बोलते हैं ग्रोथ। लेकिन जो नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ होती है वो हमसे डिफरेंट होती है। जो लिविंग के अंदर ग्रोथ होती है इनसाइड होती है, मतलब बॉडी के अंदर से होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक ग्रोथ। क्या बोलेंगे उसको? हम उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। और जो नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ होती है वो आउटसाइड होती है बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स। एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा हो जाना, मतलब उनके ऊपर धीरे धीरे मटेरियल इकट्ठा होते गए और उनका मास बढ़ गया। और हम जानते हैं कि मास बढ़ गया तो हम उसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोला जाता है। देखिए अगर नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ होगी बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल
बाहर से, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्रीशन, एक्रीशन बोला जाता है, या फिर हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है इंट्रिंसिक होती है, मतलब अंदर से होती है, और नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक्सट्रिंसिक होती है, बाहर से होती है। अब बताइए, हम लिविंग ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? जाहिर सी बात है हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से डिफाइन ही नहीं कर पाया। पहले हम क्या बोले? हम तो ये बोले कि लिविंग के अंदर ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ नहीं होती है। इसके लिए 2 क्राइटेरिया बनाया गया। कौन सा क्राइटेरिया? इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। फिर हमने देखा कि अगर हम मास को क्राइटेरिया मानते हैं तो नॉन लिविंग के अंदर भी ग्रोथ हो गई। इसका मतलब ग्रोथ की जो 2 क्राइटेरिया बनाई गई थी, अब ये पूरी तरह से लिविंग को डिफाइन नहीं कर पाया। इसलिए हम बोलते हैं ग्रोथ इज़ नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो दूसरा रिप्रोडक्शन था। आप जानते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब बच्चे पैदा करना। अब बच्चे पैदा करने के 2 तरीके कौन कौन सा? एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। कौन कौन 2 पेरेंट? एक होता है मेल और दूसरा फीमेल होता है। तो मेल का साइन ऐसे बनाया जाता है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, और फीमेल का साइज इस तरह से बनाया जाता है। तो एक मेल और दूसरा फीमेल, और इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। हम नहीं कह सकते कि मेल है कि फीमेल है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ भी हो सकता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लास 12 में पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट बने हैं उनका आपस में फ्यूज़न होगा, और इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फ्यूज़न होगा, और ये हमेशा होगा। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, सब के अंदर फर्टिलाइजेशन ज़रूर होगा। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें कभी भी गैमीट का फ्यूज़न नहीं होगा। तो गैमेट्स नेवर फ्यूज़, गैमेट्स कभी फ्यूज़ नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ क्या है इसमें? देखिए, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बच्चा पैदा होगा या जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट का। चाहे हम उनके जीन की बात कर लें, जेनेटिक्स की बात कर लें, या मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी मतलब बनावट, या एक्सटर्नल फीचर की बात कर लें, तो बिल्कुल अपना माँ बाप के जैसे या पेरेंट्स जैसा बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग आता है वो अपने माँ बाप से थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहता है। जैसा कि हम अपनी बात कर लें, हम सब अपने माँ बाप से मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा बहुत। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑफस्प्रिंग आती है या जो प्रोजेनी आती है वो अपने माँ बाप से बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है। मतलब उनके जीन से भी एक जैसे होते हैं और उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी बनावट भी बिल्कुल एक जैसी होती है। चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि किन ऑर्गेनिज्म के अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम फंजाई की बात करें, फंजाई के अंदर फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं? जिस तरह से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स पढ़ते हैं, उसी तरह कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम स्पोर्स बोला जाता है। तो फंजाई रिप्रोड्यूस करता है या मल्टीप्लाई करता है एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू। आपको याद करना है। उसमें अगर आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ईस्ट और हाइड्रा के बारे में, ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग होती है। आप पहले से जानते हैं कि ईस्ट में क्या होता है? एक छोटी सी बड निकलती है इस तरह से टर्मिनल पार्ट पे, और फिर बाद में ये यहाँ से टूट जाती है। टूट जाने के बाद फिर नए ईस्ट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन हो गया। अगर हम प्लेनेरिया की बात करें, प्लेनेरिया में ट्रू रीजेनरेशन होता है। ट्रू रीजेनरेशन का मतलब इनके अगर प्लेनेरिया को बॉडी को हम अलग अलग पार्ट्स में काट दें, 4-5 पार्ट्स में काट दें, तो हर पार्ट्स के पास ये खासियत होती है, ये क्षमता होती है कि वो नए ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रू रीजेनरेशन। अगर हम फंजाई की बात करें, फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मासेस। आपको याद क्या करना है?
फिलामेंटस एल्गी ही याद करना है, सिर्फ एल्गी नहीं याद करेंगे, आपको फिलामेंटस एल्गी ही याद करना है। प्रोटोनीमा ऑफ मॉस या मॉसेस, प्रोटोनीमा ऑफ मासेस ही याद करना है। अब फिलामेंटस एल्गी क्या होता है, प्रोटोनीमा ऑफ मासेस क्या होता है, ये चैप्टर 3 प्लांट किंगडम में आप समझ जाएंगे इसके बारे में। तो फंजाई के अंदर, फिलामेंटस एल्गी के अंदर और प्रोटोनीमा ऑफ मासेस के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, और इसी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू अलग अलग फंजाई का, मतलब फंजाई का, एल्गी का और मॉसेस का फॉर्मेशन होता है। तो फंजाई याद करना है, फिलामेंटस एल्गी याद करना है और प्रोटोनीमा ऑफ मासेस, इन तीनों के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है वो फ्रेगमेंटेशन होता है। देखिए, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि बैक्टीरिया की, एल्गी की या फिर अमीबा की बात कर लें हम, इनके अंदर क्या होता है कि रिप्रोडक्शन, मान लीजिए यह कोई बैक्टीरिया था और बैक्टीरिया की सेल डिवाइड कर गई, डिवाइड करने के बाद दो नई बैक्टीरिया का, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए, अब एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन गया, तो हम क्या बोलेंगे, इसको रिप्रोडक्शन बोलेंगे या फिर ग्रोथ बोलेंगे? कुछ नहीं बोल पाएंगे, हम पूरी तरह से क्लियर कट नहीं कर पाएंगे रिप्रोडक्शन हो रहा है या फिर ग्रोथ हो रही है। क्यों? देखिए, हम ग्रोथ तो कैसे डिफाइन किए थे, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। देखिए, नंबर तो बढ़ गए यहाँ पे, तो ग्रोथ हो गई। या फिर हम बोल रहे थे रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा, उसी के जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म आ जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। या अमीबा की बात कर लें, अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है, मतलब बॉडी दो पार्ट में टूट जाती है। तो एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया, तो एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो गया, मतलब ग्रोथ भी हो गई और रिप्रोडक्शन भी हो गया। इसलिए हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसा कि बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी हो गया, और अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होता है ग्रोथ के। लेकिन अगर हम मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल, हायर प्लांट्स की जब भी हम बात करेंगे तो हम समझेंगे एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, इनके अंदर क्या होता है। और एनिमल्स अपनी बात कर लें, हम हायर एनिमल्स अपनी बात कर लें, इसमें क्या होता है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दोनों बिल्कुल अलग अलग इवेंट होते हैं। आप जानते हैं कि हम पहले छोटे थे और बड़े हो गए, बड़े तो हुए तो ग्रोथ हुई, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अलग होता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गा और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे हम म्यूल्स की बात कर लें, म्यूल्स जिनको आप खच्चर बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, स्टेराइल वर्कर बीज। अब देखिए, बीज जो मधुमक्खियाँ तीन टाइप की होती हैं, आप पढ़े होंगे, एक होता है ड्रोन होता है, एक क्वीन रानी होती है, और एक वर्कर बी होती है। उसमें जो वर्कर बी होती है वो स्टेराइल होती है, मतलब वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, मतलब ऐसे ह्यूमन कपल्स जिनको बच्चे नहीं होते हैं। तो ये म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये तीनों रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो अब एक तरह से एक्सेप्शन आ गया। अब बताइए कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है। बिल्कुल आपके भी जहन में आ रहा होगा कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया। जैसा कि हम ग्रोथ में बात कर रहे थे, ग्रोथ में क्या बात कर रहे थे, ग्रोथ में जब देखे कि हम ये बोल रहे थे कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होती है, लेकिन हमने देखा कि नॉन लिविंग के भी अंदर भी ग्रोथ हो गई। तो हमने क्या बोला कि ग्रोथ इज़ नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर हम देखें, हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि बिना किसी एक्सेप्शन के पूरी तरह से डिफाइन करना चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो रिप्रोडक्शन की बात की तो रिप्रोडक्शन में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं कि हेंस रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हेंस रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये डिफाइन नहीं कर सकती। देखिए, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो है, मतलब पहचान तो बता रही है लिविंग की, लेकिन पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पा रही है। तो हम बोलेंगे कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग मेटाबॉलिज्म।
अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर हज़ारों केमिकल रिएक्शंस एक साथ चलती रहती हैं और उन्हीं सारी केमिकल रिएक्शंस को जोड़कर हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ? द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, इन सारी केमिकल रिएक्शन को हम जोड़ लेते हैं तो सारी केमिकल रिएक्शन को एक साथ बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। लेकिन किसी भी नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। अब देखिए मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिल करके एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एनाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिक रिएक्शंस। और दूसरा हमारे पास है कैटाबॉलिज्म या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शंस। जैसे कि हम सिंपल लैंग्वेज में समझ लें कि मॉलिक्यूल्स को काटा जा रहा है, तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को हम काट करके अगर छोटा बना देंगे तो उस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शंस या फिर कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में क्या होगा? सिंथेसाइजेस लार्जर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, मतलब छोटे छोटे पार्ट से बड़े मॉलिक्यूल का बन जाना। एग्जाम्पल के तौर पर एक देख लेते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे और इनको जोड़ करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना दिया, इसको बोलते हैं हम लोग एनाबॉलिज्म। दूसरा हमारे पास है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स टू सिंपल फॉर्म। मतलब बड़ा सा मॉलिक्यूल था हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, बड़ा सा मॉलिक्यूल था और इसको तोड़ करके छोटा बना दिया गया, ये हो गया कैटाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शंस। देखिए जो रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है हम उसको लैब में भी करा सकते हैं। तो वो लिखा है एनसीईआरटी ने कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम का मतलब सेल के बाहर, और जब भी सेल के बाहर की बात आएगी तो हम क्या समझेंगे उसको? इन विट्रो, मतलब लैबोरेटरी के अंदर। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। लेकिन जो रिएक्शंस बॉडी के बाहर होती हैं हम उनको नहीं लिविंग बोलेंगे, नहीं नॉन लिविंग बोलेंगे। तो एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज़ नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। हम नहीं उसे लिविंग बोलेंगे, नहीं नॉन लिविंग बोलेंगे। अब बताइए, किसी भी नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। तो आप बताइए कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है? बिल्कुल, मेटाबॉलिज्म इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पहली प्रॉपर्टी हम अभी तक पढ़े जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से डिफाइन कर पा रही है। इसलिए हम बोलते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चाहे यूकैरियोट्स हों, चाहे प्रोकैरियोट्स हों, फंजाई, एल्गी, कुछ भी हो, सबके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगी, मतलब केमिकल रिएक्शन सबके बॉडी के अंदर होगी। इसलिए हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Isolated metabolic reactions in vitro are not living things but surely living reactions। देखिए, जो रिएक्शंस हम विट्रो में इन विट्रो करा रहे हैं, मतलब बॉडी के बाहर लैब में करा रहे हैं, उनको हम लिविंग थिंग्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो श्योरली लिविंग रिएक्शन है, मतलब हम उनको लिविंग रिएक्शन ज़रूर बोल सकते हैं। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। तो आज के लिए बस इतना, आगे हम फिर से अपलोड करेंगे इसके आगे का जो कुछ पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।